ठीक है, देखिएगा हम लोगों ने क्या कर रखा है, जिला सीरीज जो है वो एक ट्रेंड पे जो चल रहा है, फिलहाल वो क्वेश्चन उठा रहे जिला सीरीज से। और हमारा देहरादून चल रहा है और आज तीसरा दिन है देहरादून को लेके। आज मैं देहरादून के स्कूल, देहरादून में कुछ जो आयोग है और देहरादून में जो प्रमुख हमारे संस्थान हैं उनको लेके चर्चा करूंगा। और आई होप कि आज थोड़ी लंबी क्लास रहेगी और आपको समझ में आएगा। जब भी मैं पढ़ाता हूं मैंने हमेशा कह रखा है कि ऑनलाइन भी हम लोग रहते हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेके चलें, ठीक है। सब चीज जो है वो नोट डाउन करते रहें, ठीक है। चलेगा, हम देहरादून पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3, और पार्ट 3 जो है आई होप, मुझे लगता है पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ा, पार्ट 3 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना है, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि देहरादून जो है एक तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, चाहे स्थायी नहीं कहते तो अस्थायी है। दूसरा, उत्तराखंड के जितने भी फेमस आयोग है या संस्थाएं हैं या स्कूल है वो आपने देखे होंगे देहरादून जिले में ही है। ऋषिकेश, मसूरी और चक्राता वाला जो पार्ट है वो देहरादून का हिस्सा होने से देहरादून में और 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लगभग लगभग कोई भी आयोग, कोई भी संस्था जो हो, देहरादून ऐसा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो संस्था आयोग के संबंध में 60 से 70% उत्तराखंड की संस्थाएं अपने जो नगर है वहां लिए बैठा है। और आयोग तो लगभग मान के चल लो कि 90% लगभग देहरादून में है। ऐसे हमें कैलकुलेशन करना है, इसलिए भी देहरादून जिला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिएगा देहरादून पार्ट 3, सबसे पहले हम आते हैं राज्य सूचना आयोग में। राज्य सूचना आयोग में, ठीक है। राज्य सूचना आयोग, देखिएगा जो राज्य सूचना आयोग है वो एक संसदीय प्रावधान यानी संसदीय कानून के द्वारा स्थापित है। ये जो राज्य सूचना आयोग बना, जब 2005 में आरटीआई एक्ट बना था तो आरटीआई एक्ट के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग बना था। और जब केंद्रीय सूचना आयोग बना था तो केंद्रीय सूचना आयोग बनने के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक शासकीय पत्र जारी किया और प्रत्येक राज्य को ये कहा कि भैया एक केंद्र सूचना आयोग हम लोग सेंटर में बना रहे हैं, आप लोग राज्य में एक राज्य सूचना आयोग जो है वो बनाओगे, ठीक है। तो ये एक संसदीय कानून द्वारा या कह सकते हो आरटीआई एक्ट के माध्यम से ही उपजी एक संस्था है राज्य सूचना आयोग। उत्तराखंड में अक्टूबर 2005 में ये आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है। इस आयोग के बारे में थोड़ा बता दूं, ये आयोग जो है आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से ही अस्तित्व में आया। कहने का मतलब है कि अगर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता तो राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग का भी कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। ये जो राज्य सूचना आयोग है ये एक स्वतंत्र प्राधिकरण वाला जो है निकाय है। स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हो ना, फ्रीडम है। ये क्या करता है वो मैं बता दूं, आरटीआई से संबंधित मतलब जो राज्य सरकार की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या अन्य जो भी संस्थाएं हैं उन सब की जांच पड़ताल करता है, ठीक है। ऐसा ये करता है और साथ ही उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ये एक ऐसा आयोग है जो उस जांच इसने कर रखी है उस जांच के संदर्भ में खुद ही डायरेक्ट जो है वो निर्णय ले सकता है, इसीलिए इसे स्वतंत्र निकाय कहा गया है। यहां पे बात याद रखिएगा, राज्य सूचना आयोग जो है वो स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। अगला देखिएगा, राज्य सूचना आयोग जो है इसमें क्या कहा है, संविधान जो कानून बनाया इसमें कह रखा है कि मैक्सिमम 10 सदस्य इसमें हो सकते हैं। उत्तराखंड जब ये अक्टूबर 2005 में बना तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य थे, तो हमने सोचा कि 4+1 का जो है वो इसकी मेंबरशिप होगी, लेकिन नहीं है। ऊपर से पार्लियामेंट, आप कह सकते हो कि सरकार ने कानून के तहत जो बना रखा, कह रखा कि राज्य सूचना आयोग में मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, सूचना आयुक्त होगा, ठीक है। और मैक्सिमम 9 अन्य आयुक्त हो सकते हैं, 9 टोटल 10 से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा वो एक ही होगा, अन्य सूचना आयुक्त मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। अब ये रेशियो देखिएगा कि वर्तमान में किस राज्य में अपने सहूलियत के हिसाब से हो सकता है, किसी ने 7 रखे हो, किसी ने 8 रखे हो, किसी ने 5 रखे हो, मतलब मैक्सिमम 10 है। समझ रहे हो आप, है ना।
अब देखिएगा इसमें क्या कह रखा है, इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त होगा उनकी नियुक्ति कैसे होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पैनल होगा वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। देखिएगा जो राज्य सूचना आयोग होगा, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी तो राज्यपाल के माध्यम से, याद रखिएगा, गवर्नर के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से। लेकिन राज्यपाल जो नियुक्ति करेगा एक समिति की सिफारिशों पे करेगा, समझ लो, करता अंतिम में राज्यपाल है, लेकिन इसके लिए प्रावधान है कि भैया राज्यपाल जो होगा, ठीक है, वो उस समिति के माध्यम से करेगा। वो समिति कौन सी है, उसमें कौन कौन से मेंबर है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये समिति जो है इसमें एक सीएम होगा, राज्य में, राज्य सूचना आयोग में जो नियुक्ति होगी वो सीएम होगा, और केंद्रीय सूचना आयोग भी यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग भी, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, दोनों कंबाइन करते हैं। जिस प्रकार से राज्य के लिए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार से केंद्रीय सूचना आयोग के लिए जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पे की जाती है। अब देखिएगा सेंटर पे राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति, और राज्य में राज्यपाल करेगा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। अब सेंटर की समिति में कौन कौन से होते हैं, पीएम, प्रतिपक्ष का नेता, समझ रहे हो ना, मतलब विपक्ष का नेता, पीएम प्लस विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, और प्लस जो प्रधानमंत्री होंगे उनके द्वारा कैबिनेट से मनोनीत सिर्फ एक सदस्य। ये पावर, ये जो तीसरा मेंबर है ना, ये पावर पीएम के पास है कि पीएम जो होंगे यानी प्रधानमंत्री जो होंगे वो अपनी कैबिनेट से ही एक सदस्य को मनोनीत करेंगे, ठीक है, कैबिनेट से एक सदस्य जिसको प्रधानमंत्री मनोनीत करेगा, एक ही सदस्य होता है, ठीक है। ये समिति जो होगी ये सेंटर की होगी, और ये केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है उसके संबंध में राष्ट्रपति को क्या देंगे, अपनी सिफारिशें देंगे, और राष्ट्रपति इनकी सिफारिशें मानेगा, उसके बाद वो नियुक्ति करेगा। उसी प्रकार से राज्य में क्या होगा, राज्य समिति में सीएम प्लस जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, उसमें नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता भी कह सकते हो, नेता प्रतिपक्ष भी कह सकते हो, ठीक है। तीसरा सीएम, जो सीएम की, ठीक है, कैबिनेट होती है उससे एक सदस्य का मनोनीत करेगा, ठीक है, सीएम अपनी जो विधानसभा की कैबिनेट होगी इसकी, ठीक है, एक सदस्य का मनोनीत। लेकिन ये तय है कि भैया ये जो होगा ना अपनी कैबिनेट से ही वो करेगा, अन्य किसी एमएलए को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पैनल जो है ये समिति राज्य के लिए है और ये समिति सेंटर के लिए है। ये समिति जो है राष्ट्रपति को देती है, तब केंद्र सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है, और ये जो समिति है राज्य सूचना आयोग वाली, ये समिति राज्यपाल को देगी, और राज्यपाल अंतिम तौर से इस समिति की सिफारिशों पर क्या करेगा, अपने व्याख्यान देगा और इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। अब जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनका कार्यकाल भी बता दूं, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब देखिएगा 5 वर्ष और 65 वर्ष वाला जंजाल समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। या तो मैक्सिमम 5 साल या 65 वर्ष। सपोज करो ए को हमने क्या कर दिया, मुख्य सूचना आयुक्त राज्य का जो है, ठीक है, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया ए को। अब ए को कर दिया हमने 2020 में, सपोज करो, ठीक है। अब 2023 में ए को जो होने हैं 65 साल होने हैं, 2023 में 65 साल होने हैं, तो ए सिर्फ 3 साल का ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम ईयर जो है 65 साल पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में इसको 65 साल नहीं हो रहा है, 60 साल में नियुक्त हो रहा है, तो ये पूरे कार्यकाल तक चलेगा। कब तक? 2025 तक ही चलेगा, क्योंकि तब तक इसको 65 हो रहे हैं। अगर 2023 में इनको 65 हो जाएंगे तो तब वो जो है हटाए जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये कई बार क्वेश्चन आया भी है। केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल बताइए, 5 वर्ष और 65 वर्ष, ठीक है। ये समझ में आया? अब जब ये नियुक्ति करते हैं तो इसके लिए जो मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयुक्त हैं उनके लिए थोड़ी बहुत चीजों का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर वो अनुभव नहीं होगा
तो जो राज्यपाल होगा जिस समिति की सिफारिशों पर इनकी नियुक्ति करेगा, अगर उनको अनुभव नहीं है तो हटा भी सकता है। इनको अनुभव किस किस में चाहिए? एक तो देखिएगा जनसंचार में, जनसंचार में इनको अनुभव चाहिए। दूसरा पत्रकारिता में। तीसरा प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें। चौथा प्रबंधन में। ठीक है, तो इन चीजों पे अगर इनका अनुभव नहीं है, जिस व्यक्ति को जनसंचार, पत्रकारिता, प्रशासनिक और प्रबंधक का इन चीजों का अनुभव नहीं है, तो वो न तो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, न अन्य सूचना आयुक्त में उसकी काउंटिंग हो सकती है। यह अनुभव होना बहुत आवश्यक है। पत्रकारिता और प्रशासनिक, एक बार पूछा गया था कि जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसको निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अनुभव का होना बहुत जरूरी है? ऑप्शन ए था जनसंचार, ऑप्शन बी था पत्रकारिता, ऑप्शन सी था प्रशासनिक और ऑप्शन डी था इनमें से सभी। तो क्या है? इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं। ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आई होप कि हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हम जब भी स्टडी करेंगे तो इस हिसाब से भी वहीं पे अपनी प्रैक्टिकल करेंगे कि भैया ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हम लोग अब। हाँ, मैं बता दूं, उत्तराखंड में जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे आर.एस. टोलिया। आर.एस. टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया इन्हें बोला जाता है, आर.एस. टोलिया। हालांकि अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, आर.एस. टोलिया के बारे में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आयुक्त क्वेश्चन बना सकता है आर.एस. टोलिया से, क्योंकि ये राज्य के प्रथम जो है मुख्य सूचना आयुक्त थे। अक्टूबर जब 2005 में हमने जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया था। तो समझ में आ रहा है? अब इनको हटाने की विधि भी बता देता हूं। ठीक है, इनको हटाने की विधि क्या है? देखिएगा, पहला, या तो राष्ट्रपति को लगे या कदाचार प्लस अक्षमता। ठीक है, कदाचार या अक्षमता। दूसरा, या तो ये दिवालिया हो जाए। तीसरा, याद रखिएगा ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जब सदस्य नियुक्त किया जाता है या मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाता है तो उस टाइम पे जो ये एक्ट आया है, जस्ट 1 मिनट है ना, ठीक है, तो इनके लिए ये कंडीशन होती है कि भैया ये तो या तो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पे या अन्य अपने किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, समझ में आया ना? अगर सपोज करो किसी को मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जो है वो नियुक्त कर दिया, बाद में पाया कि ये राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पे है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ठीक है, या कदाचार, अक्षमता या दिवालिया हो जाए वो। ठीक है, इन कंडीशनों पे उसको जो है उसके कार्यकाल से पहले ही हटाया जा सकता है। इनके कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, क्योंकि हमें ज्यादातर क्या होता है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके कार्यकाल, महान्यायवादी के कार्यकाल जरूर याद होते हैं। कई बार इनके कार्यकाल पूछ लेता है, यूपीएससी के मेंबर और सदस्यों का कार्यकाल भी पूछ लेता है। ठीक है, समझ में आया पहला? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलेगा। अब हम जो चलते हैं, अगला जो हमारा है, जो परसों आप भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कंबाइंड करके लिखते हैं सब चीज, दूसरी जगह लिखते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। आपने देखा कि दोनों बिल्कुल एकदम नियरेस्ट है, मतलब दोनों लगभग समान ही शब्द हैं। स्टार्टिंग में इसमें पुरातत्व आ जाता है तो उसमें नहीं आता है। अब दोनों नियर बाई में आता है तो कई बार हम लोग तैयारी के दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो कंबाइंड करने वाली थ्योरी है उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये पहली हमारी कंबाइंड करने वाली थ्योरी
इससे पहले बता दी, अब दूसरी हम थ्योरी बताता हूं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसी तरह से कॉलम बनाए और इसी तरह से दोनों के बारे में लिखे। आई होप बाद में रिवीजन करने के लिए और आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ऐसे चार्ट बनाओगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको, ठीक है, समझने में और इसको जो है वो देखने में, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो बताइए, कोई माइक ऑन तो नहीं किया? अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा भाई, है ना। अपना अपना माइक ऑफ कर दो वरना मजबूरन मुझे रिमूव करना पड़ेगा। कपिल, अपना माइक ऑफ कर दो। अब माइक ऑफ हर कोई करेगा, अगर किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, पहले बता रहा हूं। बहुत आवाज आ रही है आपकी, ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसने म्यूट नहीं किया मैं पहले बता रहा हूं उसको रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है। जब आप में अनुशासन ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे आप लोग, बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो भारतीय पूरा तात्विक सर्वेक्षण और भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोनों अलग अलग जो है वो बॉडी है और दोनों की स्थापना वर्ष भी अलग है। सबसे पहले हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं। इसकी स्थापना में बनाया गया था क्षेत्रीय कार्यालय और हेडक्वार्टर जो 1767 में बनाया गया था वो कलकत्ता में बनाया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय करणपुर, जिसकी स्थापना कर्णावती ने की थी, ठीक है, वो जो देहरादून में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में एजुकेशन का हब माना जाता है, ठीक है, उस करणपुर की बात। चित्रों का, ठीक है, भारत सरकार के जो मानचित्र है उनको बनाता है, समझ में आया। ये जो है ये भारतीय जो भारत है उसके मानचित्रों को बनाया जाता है। बताया जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सबसे पहले जो है वो बंगाल प्लस बिहार, ठीक है, बंगाल प्लस बिहार का मानचित्र बनाया था सबसे पहले। ऐसा बताया जाता है कि इसने बंगाल और बिहार का मानचित्र बनाया था भारत के लिए सबसे पहले, ठीक है। किसने? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने, जो 1767 में बना। अब कुछ हिस्ट्री में बता दूं, ठीक है। बिहार जो है वो जब 1911 में, थोड़ा जो मैंने आपको बताया ना कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि एग्जाम के नजरिए से बहुत सी चीजें हमारे लिए रिपीट हो जाए, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो लिखते रहिएगा, ठीक है। बिहार जो है 1912 में, बिहार प्लस उड़ीसा, ठीक है, बिहार प्लस उड़ीसा को जो 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, याद रखेगा, जो 1911 के आसपास में दिल्ली दरबार हुआ था उसमें बिहार को बंगाल से अलग करने की बात की गई थी और 1912 में बिहार जो है अलग अस्तित्व में आया था। इसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। ये क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री में पूछा गया है कि बिहार को कब बंगाल से अलग किया गया और रीजन क्या था अलग करने का? दिल्ली दरबार चल रहा था, ठीक है। और दिल्ली दरबार क्यों चला था वो भी मैं आपको बता दूं। जो बंगाल विभाजन हुआ था, जो 20 जिसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने की थी। सब चीज याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। जो बंगाल विभाजन हुआ था जिसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा तत्कालीन टाइम में, और भारतीय पुरातात्विक विभाग, याद रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना भी इसके टाइम पे ही हुई थी, कर्जन के टाइम पे, ठीक है। ये अलग है, याद रखिएगा। ये सर्वेक्षण विभाग है, वो पुरातात्विक विभाग है खाली, ठीक है। वो पुरातात्विक विभाग है और ये सर्वेक्षण है। कर्जन के टाइम पे सिर्फ भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसी कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को जो है वो क्या किया था, बंगाल विभाजन की जो है वो घोषणा की थी। हालांकि अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। अब जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों में जो तत्कालीन टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके, मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग जो है विचार थे और वो अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा भड़क गए थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जब ये खबर पहुंचती है कि भैया भारत में आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा असंतोष हो गया है और सडनली एक ज्वाला फूटने वाला है, इससे पहले बंगाल विभाजन को रद्द करो और जो है अन्य टर्म्स ऑफ कंडीशन भी लाओ, ठीक है। तो दिल्ली दरबार लगाया 1911 में जॉर्ज पंचम। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस टाइम पे ब्रिटेन के सम्राट कौन थे, कौन आया था भारत? तो जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में, ठीक है। इन्होंने घोषणा की थी कि भैया देखिएगा, जो बंगाल विभाजन है उसको हम रद्द करते हैं। दूसरा, हम जो है बंगाल से बिहार को अलग करते हैं। तो इसी टाइम पे घोषणा हुई थी और 1912 में वो इंप्लीमेंट यानी
लागू हुआ था। समझ रहे हो, है ना? तो मैं 2-3 क्वेश्चन बता दूं। भारत में, ठीक है, सांप्रदायिकता की नींव जो डाली थी वो कर्जन द्वारा डाली जाती है और आज भी वो बरकरार है। जो कर्जन ने बंगाल विभाजन के दौरान, क्योंकि बंगाल विभाजन जो कर्जन ने करवाया था, तो कर्जन ने जब रिसर्च किया भारतीयों का, तो उसे पता चला कि अगर मैं सांप्रदायिकता के हिसाब से इन्हें तोड़ूं तो हमें बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और इन लोगों को अलग अलग गुटों में बांट के क्या हो जाएगा, ये लोग एक दूसरे के प्रति ही हमेशा बोलते रहेंगे और हम आराम से जो है वो राज करेंगे। बाद में फूट करो और राज डालो, फूट करो और राज, फूट डालो और राज करो, सॉरी, फूट करो और राज डालो, जो था ये 1909 मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था 1909 में, इसके द्वारा इस अधिनियम में लाया गया था और इंप्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन सांप्रदायिकता की नींव किसने डाली? कर्जन ने डाली थी। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात कर रहे थे, तो बात थी कि बंगाल बिहार का इसने सबसे पहले मानचित्र बनाया। यहीं से मैंने इसकी आपको जो है हिस्ट्री भी बता दी कुछ बहुत, ठीक है। तो ये भारतीय पुरातात्विक 1942 में इस भारतीय सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है, 1967 में जो मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया था, हालांकि क्षेत्रीय मुख्यालय आपका करणपुर भी बनाया गया था, लेकिन 1942 में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कलकत्ता था, अब उसको स्थानांतरित कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया, बनाया नहीं, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो 1942 में इसको कहां बनाया गया? देहरादून में बना दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तब से हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की भी बात कर लेते हैं। वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था जो मानचित्र तैयार कर रहा है। अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग क्या करता है और इसकी स्थापना किसने की थी वो बता दूं। 1861 में, ठीक है, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना की थी और भारत में पुरातात्विक का पिता बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कनिंगम को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लिख लीजिएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ये क्या करता है? ये भारत की जो प्राचीन काल में जो संस्कृति से संबंधित, जो मतलब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, समझ में आया ना, जो प्राचीन काल से बनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनका संरक्षण करता है ये पुरातात्विक विभाग, उनको चिन्हित करता है और उनको चिन्हित करने के साथ उनको संरक्षण देता है, ठीक है। आपने यूनेस्को सुना होगा, यूनेस्को, सब चीज नोट डाउन करिएगा। एक है यूनिसेफ, यूनिसेफ लिख लीजिएगा। यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करता है, बच्चों के संरक्षण पे काम करता है, यानी जो चाइल्ड क्राइम है उस पे काम करता है यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का, लिख लीजिएगा। ये कंफ्यूज होते हैं कई बार आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें, ठीक है, ये अलग है। यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या करता है? ये तो भारत के जो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है उनको चिन्हित करता है, लेकिन यूनेस्को पूरे विश्व के सांस्कृतिक धरोहरों को चिन्हित करता है और यूनेस्को श्रेणी में उनको नाम देता है। जैसे कई बार पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले यूनेस्को ने किसको विश्व धरोहर घोषित किया, ऐसा सुनते हो ना, तो वो तो यूनेस्को करता है। अब क्या होता है देखिएगा, जो यूनेस्को के लिए प्रस्ताव जाता है कि भैया भारत में इस बार इसको पुरातात्विक जो है, ठीक है, घोषित किया जाए, तो वो काम कौन करता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। कहने का मतलब है कि इस बार सपोज करो हम मसूरी को, सपोज करो मसूरी में कोई जगह है, मसूरी में सेंट पॉल्स चर्च का नाम लेते हैं, वहां पे है सेंट पॉल्स चर्च। अब इस बार क्या हुआ, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने सेंट पॉल्स चर्च को क्या हुआ, भारत में जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके रूप में संरक्षण किया। अब यूनेस्को जो है पूरे विश्व की जो है सूची मंगा रहा कि भैया सभी विश्व की सूची दो, अपने अपने देश जो है उनकी माध्यम से जो बॉडी बनी है उनके माध्यम से हमें सूची दो कि इस बार किस देश के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में रखना है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग क्या करेगा, इस बार सेंट पॉल्स चर्च को विश्व धरोहर की सूची में जगह देने के लिए सीधे प्रस्ताव भेजेगा, किसको? यूनेस्को को। समझ रहे हो, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। वर्ल्ड में ये करता है और इंडिया में ये करता है। तो ये इसका काम अलग है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का काम अलग है,
मैंने आपको बताया था ना उस दिन, आप 2005 2003 ये सब कह रहे थे। मैंने कहा धीरे धीरे क्लासें चलेंगी और धीरे धीरे आपके हर डाउट जो है वो क्लियर होंगे, कोई भी नहीं बचेगा। मुझे पता है कि एग्जाम के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर जब तक एग्जाम हो तब तक जो जो करवा पाऊंगा वो तो कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये जर्नी तो आप मान के चलिएगा जीवन भर चलती रहेगी। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खजाना है वो बुकों में छुपा है। अब सोच लो कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जब बुकों में है, तो वो खजाना, ठीक है, निकालते निकालते हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। याद रखना, समझ में आ रहा है ना। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि भैया जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, हमें वही उठाना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलेगा, अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं आईएमए पे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पे, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी पे हम लोग जो है चर्चा करते हैं। आईएमए बहुत फेमस है, देहरादून में है, आपको भी पता है, ठीक है। देखिएगा, आईएमए की स्थापना बताया जाता है कि 10 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को किया गया था। स्थापना याद रखिएगा ये है, ठीक है, और उद्घाटन ये है। अब मैं आपको बता दूं आईएमए के पीछे, स्थापना करने के पीछे थोड़ा मुख्य जो इसके, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है मैं बता दूं, ठीक है। बताया जाता है कि 1920 के आसपास में एक दल जो है, क्योंकि देखिएगा जो आईएएस अधिकारी है जो हमारे यहाँ यूपीएससी है, अंग्रेजी काल में उसे आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस कहा जाता था। आजादी के बाद हमने इसका नाम क्या रखा, आईएएस रख दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा। ये ब्रिटिश काल में ये आईसीएस कही जाती थी। और मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले प्रतियोगिता के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए जो पहला प्रयास हुआ था वो अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से हुआ था, पहला, मैंने आपको बताया था। और 1919 एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी और 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग बनाया गया, ठीक है। बहुत पुराना है लोक सेवा आयोग, आजादी के पहले वाला भी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ट्रेनिंग के लिए ये लोग जो है तत्कालीन टाइम पे 1920 में ब्रिटेन भेजे गए, ठीक है। अब भारत के जो लोग थे तत्कालीन टाइम पे वकालत के लिए, आपने देखे होंगे ब्रिटेन इंडिया आते जाते रहते थे। तो भारत के जो वकील थे और जो मेन थिंक टैंकर थे और जो ये ट्रेनर थे, इन्होंने भी वहां के जो मेन हाईकमान थी उनसे, ठीक है, एक गुहार लगाई कि क्यों ना ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जो है इस टाइप का सेना के लिए भारत में खोला जाए, इंडिया में खोला जाए, ठीक है। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, तत्कालीन भारत के फील्ड मार्शल, ठीक है, सर फिलिप चैटवुड को जो है ये कमान सौंपी कि भैया देखो ये लोग जो है, इनकी जो डिमांड है, किस टाइप की डिमांड है वहां जाके देखो। तो इसने डिमांड देखी और जुलाई 1931 में अपना प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि इन लोगों की जो बातें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग भारत में एक मिलिट्री एकेडमी, जो ट्रेनिंग सेंटर टाइप का होगा, जो मतलब प्रशिक्षण होगा जहां पे, उसकी स्थापना करेंगे। इसके लिए फिलिप चैटवुड ने जब रिपोर्ट सौंपी तो फिलिप चैटवुड को ही भारत में भेजा, मतलब फील्ड मार्शल तो थे, ये कमांड थे। इन्होंने ही क्या किया, 10 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की। स्थापना भी इन्होंने की, फिलिप चैटवुड ने, ठीक है। 10 अक्टूबर 1932 को इसका उद्घाटन हुआ आईएमए का, ठीक है। आईएमए की बात बताओ तो देखिएगा, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो है, इसके प्रथम बैच के ही पास आउट जो है वो, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि कैंडिडेट थे इसी आईएमए के, ठीक है। वो यहाँ के प्रथम पास आउट कैंडिडेट थे, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे वो निम्नलिखित में से किस एक संस्था से पास आउट हुए। ऑप्शन ए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी, दो अलग अलग चीजें हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी दो अलग है, इंडिया को ही राष्ट्रीय न समझे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो बंदा निकला, पहली बार पास आउट हुआ और वो सीधे आगे जाके बहुत बड़ा एक उनने पद धारण किया और वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने, ठीक है।
आगे आईएमए के बारे में फैक्ट की बात करते हैं। 1999 में आईएमए में पहला वार मेमोरियल की स्थापना हुई। वार मेमोरियल, ठीक है। प्रथम वार मेमोरियल की स्थापना आईएमए में कब हुई? जो आईएमए में हुई, ठीक है, 1999 में की गई प्रथम वार मेमोरियल की स्थापना। बाकी तो आपको फैक्ट किसी भी किताब में मिल जाते हैं, तो कभी आप हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में गए और इसके पीछे की कहानी पूछे तो आप बता देना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। लिखिएगा सेंट पॉल्स चर्च, ठीक है, सेंट पॉल्स चर्च लिखिएगा, सेंट पॉल्स चर्च लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा सेंट पॉल्स चर्च। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं बिशप डैनियल विल्सन लिखा रहा हूं और इससे स्टार्टिंग में सेंट पॉल्स चर्च बता रहा हूं, ठीक है। सेंट पॉल्स चर्च लिखेगा, मसूरी में स्थित है, मसूरी में है, ठीक है। इसके बारे में बताता हूं। 1 मई 1840 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इस सेंट पॉल्स चर्च की स्थापना की गई और इसके जो संस्थापक थे वो बिशप डैनियल विल्सन थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1 मई 1840 को सेंट पॉल्स चर्च की स्थापना मसूरी में की गई, याद रखिएगा, ये मसूरी में है, ठीक है। बिशप डैनियल विल्सन जो थे इसके संस्थापक थे। इसकी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, अक्टूबर 1859, याद रखिएगा, अक्टूबर 1859 में यहां प्रसिद्ध शिकारी, ठीक है, कॉर्बेट, जिसे आप जिम कॉर्बेट बोलते हो, प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के माता पिता, माता का नाम था मैरी जेनेट, लिख लीजिएगा, मैरी जेनेट, और पिता का नाम था क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट का जन्म मैं बता दूं, लिखिएगा 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में। ये भी बता देता हूं, जिम कॉर्बेट का जो जन्म हुआ 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। सेंट पॉल्स चर्च की बात चल रही है, तो इस चर्च में क्या हुआ था, अक्टूबर 1859 में जो जिम कॉर्बेट थे, जो उत्तराखंड के इतिहास में बहुत जाने माने व्यक्तित्व है, ठीक है, इनकी माता मैरी जेनेट और पिता क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट की जो है वो शादी हुई थी, ठीक है। 1870 में ड्यूक ऑफ विल्सन भी यहां आए थे, ठीक है। ड्यूक ऑफ विल्सन भी 1870 में इसी चर्च में आए थे। मेन ये है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस चर्च में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के माता पिता का जो है शादी हुई थी, तो सेंट पॉल्स चर्च। इसकी स्थापना कब हुई? 1 मई 1840, और इसके संस्थापक कौन थे? बिशप डैनियल विल्सन, ठीक है। माता का नाम मैरी जेनेट, पिता का नाम क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में, और इनकी मृत्यु 1955 के आसपास में केनिया में हुई थी, मृत्यु केनिया में हुई थी। और राष्ट्रीयता जो मैंने विकिपीडिया में देखी, इनकी राष्ट्रीयता हमेशा के लिए बताया जाता है कि ब्रिटिश ही थी, ठीक है, ब्रिटिश ये नागरिक ही थे, ब्रिटिश इनकी नागरिकता थी। ये चीजें आपको पूछ गई क्योंकि वर्तमान में आयोग का पैटर्न है कि उत्तराखंड के जो फेमस पर्सनालिटी है उनके माता पिता का नाम वो पूछ रहा है, तो जिम कॉर्बेट के माता पिता का नाम मैंने बता दिया और उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिएगा आगे हम लोग चलते हैं। आगे चल के हम लोग महादेवी कन्या पाठशाला के बारे में बात करते हैं। महादेवी कन्या पाठशाला, आपने कॉमन से क्वेश्चन इनके हर कहीं पढ़े होंगे, किताबों में कहीं पे भी। मैं इनमें वो चीजें ऐड कर रहा हूं जहां से हो सकता है कि आपकी लाइफ बन जाए,
समझ पा रहे हो आप लोग खुद तैयारी वाले हो, आपको लग रहा होगा कि कैसा कंटेंट मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये बहुत इजी है, हर किसी को आएगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आयोग आपसे इन फ्यूचर में कर सकता है, वो मैं बता रहा हूं। देखिएगा, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1902 को की गई थी। ठीक है, 15 सितंबर 1902 को इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। ठीक है, इस स्कूल की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। जो वर्तमान में भारत सरकार जो है इस पे बहुत काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे। ठीक है, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का योजना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पोषित योजना हो, वो भी आपका महिला सशक्तिकरण पे काम है। और महादेवी कन्या पाठशाला जो 15 सितंबर 1902 को देहरादून में खोली गई थी, इसका भी मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। ठीक है, इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण। ऐसे ही स्वावलंब योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका संबंध क्या है? महिलाओं के जीवन स्तर को उठाना और उनको समाज में क्या करना, एक अच्छे लेवल पे ले जाना, और वो क्या करना, उनकी भागीदारी विकास में भी क्या करना, शामिल करना। समझ में आया ना? ये चीजें महिला सशक्तिकरण के अंदर है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी थिंक टैंकर हुए हैं वर्ल्ड में, चाहे वो प्लूटो हुआ, चाहे हिकेटियस हुआ, जिसे हम बोलते हैं भूगोल का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो थिंक टैंकर थे, जो एंशियंट में आए, मिडेवल में आए, और जो करंट में चल रहे हैं, उन सब का मानना है कि कोई भी देश तब पूर्णतः विकसित होगा जब वहां पे महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी जो है किसी भी विकास कार्य में क्या है, बराबर होगी। अगर हम किसी भी विकास कार्य में महिलाओं को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पैट्रियार्की है, समझ में आ रहा है, पितृ सत्तात्मक जो है समाज बोला जाता है उसमें। ठीक है, आपने देखा होगा हड़प्पा हमारे यहाँ एकमात्र ऐसी सभ्यता हुई जो मात्र सत्नात्मक प्रथा पर जो है वो काम करती थी। और हमारे यहाँ हड़प्पा के बाद जितने भी समाज आए, जो हमारा वर्तमान चल रहा है, दूसरा नगरीकरण चल रहा है, ये सब पैट्रियार्की पे जो है डिपेंड है। और वर्तमान में भी हम जो है पैट्रियार्की पे ही चल रहे हैं। तो वर्तमान में भारत सरकार जो है वो पैट्रियार्की को हटाने के लिए कई योजनाएं ला रही है। हालांकि कॉन्सेप्ट तो वही है, जड़ें बैठा दी गई है। तो हमें भी पैट्रियार्की से जो है थोड़ा हटना है और महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान देना है। क्योंकि ये चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि महिला कन्या पाठशाला जो 15 सितंबर 1902 में, जिसमें, ठीक है, जिसकी मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण, उसकी बात बताया। अब देखिएगा इसके बारे में क्या खास है वो मैं बता दूं। ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो 13 भाषाओं में पढ़ाई करवाता है। 13 भाषाओं में पढ़ाई करवाता है। और ये कार्यक्रम इस स्कूल में 1995 से चालू हुआ। यानी जब ये स्कूल शुरू हुआ तो उस टाइम पे इसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाता था। और मुख्य स्टार्टिंग में जब हुआ उस टाइम पे 6 छात्रा ही बताई जाती है कि इस स्कूल में 6 छात्राओं से ही ये जो है वो स्कूल की शुरुआत हुई। ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला। बाद में इस स्कूल में और एडिशनल किया गया और 13 भाषाओं में यहाँ पे पढ़ाई जो है करवाई जाने लगी। और ये कार्यक्रम 1995 से शुरू हुआ। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, मैं बना रहा हूं, आयोग तो बना सकता है, उससे पहले ही मैं बना देता हूं। हो सकता है कि पूछ दे, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछ दिया है, हो सकता है थोड़ा डीप जाए। आयोग ये पूछ सकता है कि जो महादेवी कन्या पाठशाला है उसमें कितनी भाषाओं में वर्तमान में पढ़ाई करवाई जाती है? तो 13। दूसरा क्वेश्चन, जो महादेवी कन्या पाठशाला है उसमें 13 भाषाओं में पढ़ाए जाने का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो 1995 से। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? ठीक है, अब देखिएगा हम लोग डीएवी की बात करते हैं। ठीक है, डीएवी की बात करते हैं। देहरादून में है, करणपुर में है, और उत्तराखंड में जितने भी कॉलेज हैं उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यानी बच्चों की संख्या इस स्कूल में है। और इस स्कूल में जो भी कहा जाता है कि अध्यक्ष बना, तो वो राजनीति में ऑलरेडी अच्छा खासा कद रखता है। ठीक है, तो इस स्कूल के बारे में वर्तमान में ये मान के चलेगा कि बहुत बड़ा ये स्कूल है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ संख्या है। और इस स्कूल की स्थापना 1902 में ठाकुर
पूर्ण सिंह नेगी द्वारा की गई थी। पूर्ण सिंह नेगी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1902 में। बस इतना याद करना है। अब देखिएगा इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इस स्कूल से पढ़ के बहुत सारे व्यक्तित्व जो है वर्तमान में बहुत अच्छी अच्छी जगह गए। मैं बता रहा हूं एक करके। पहला यशवंत सिंह रावत, लिखते रहिएगा, यशवंत सिंह रावत। यशवंत सिंह रावत जो है वो 1986 में पोलैंड, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, आपको पता है, ठीक है। 1986 में पोलैंड में जो मैराथन हुई थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हर फैक्ट इंपोर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो 1986 में जो मैराथन हुई थी पोलैंड में, यहां से स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। देखिएगा दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन, यशवंत सिंह रावत का संबंध किससे है? दौड़ में जीता है तो सिंपल सी बात है वो मैराथन में काउंट होती है, तो मैराथन से इनका संबंध है। क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें पढ़ा कहां से है, डीएवी। क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता वो किस देश में जीता? पोलैंड में। पोलैंड में कब जीता? 1986 में। दूसरा, शिव सागर राम गुलाम। शिव सागर राम गुलाम जो थे, इन्होंने डीवी से ही पढ़ा और बाद में ये मॉरिशस के, याद रखिएगा, मॉरिशस के राष्ट्रपति बने, है ना इंपोर्टेंट, ठीक है। मॉरिशस के राष्ट्रपति बने, लिखते रहिएगा। अगला लिखिएगा, यहां पे लिख देता हूं, तीसरा, लोकेंद्र बहादुर चंद। लोकेश बहादुर चंद जो है, इनकी शिक्षा भी देवी से ही हुई और ये बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। नेपाल के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। देखिएगा कितने कितने फेमस व्यक्तियों ने हमारे डीएवी कॉलेज से पढ़ा है, ठीक है। ट्रेंड में आ सकता है कि यहां से किसने पढ़ा है और ये क्या क्या बने वहां पे, ठीक है। अगला देखिएगा, नित्यानंद स्वामी, इनकी भी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है, नित्यानंद स्वामी। ये अंतरिम सरकार में उत्तराखंड के पहले सीएम बने, ठीक है। ये अंतरिम सरकार में उत्तराखंड के पहले सीएम बने। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा भी यहीं से पढ़े हैं। इसके अलावा एक और पर्सनैलिटी बताता हूं आपको, ये तो सब याद हो रहा है ना आपको, ठीक है। लोकेंद्र बहादुर चंद देवी से पढ़ा, प्रधानमंत्री बने नेपाल के। यशवंत सिंह रावत यहीं से पढ़ा, 1986 में पोलैंड में मैराथन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। शिव सागर राम गुलाम, इनकी पढ़ाई भी देवी से हुई और बाद में मॉरिशस के क्या बने? राष्ट्रपति बने। हर चीज इंपोर्टेंट है, ये आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा और आयोग के हाथों जब ये फैक्ट लग गए तो 100% वो पूछेगा ही पूछेगा यहां से। और मेरा मानना है पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो है यहां से पढ़े हुए हैं, हमें पता भी होना चाहिए कि इन व्यक्तियों ने यहां से पढ़ा है और ये वर्तमान में किस पोजीशन में रह के, चाहे मृत्यु हो गई है चाहे जीवित है मतलब, ठीक है। अगला देखिएगा, बीसी जोशी, आपने देखा होगा, बहुत फेमस व्यक्ति है बीसी जोशी, इनके बारे में पूछा भी जाता है। 1993 और 1994 में ये भारतीय सेना, थल सेना के जनरल बने। भारतीय थल सेना के क्या बने? जनरल बने, ठीक है। तो बीसी जोशी, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो ये इनका संबंध अल्मोड़ा से है, याद रखिएगा, अल्मोड़ा के रहने वाले थे, ठीक है। तो बीसी जोशी जो थे 1993 और 94 में भारतीय थल सेना के जनरल बने। इनकी शिक्षा दीक्षा भी कहां से हुई? डीएवी से हुई। अब देखो, अगर तरीका देखे तो मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया है, सिर्फ एक टारगेट लिया क्या? डीएवी, वहां से हमने उत्तराखंड के फेमस व्यक्तित्व पे भी काम किया है, इस टॉपिक पे, समझ रहे हो? उत्तराखंड के फेमस व्यक्तित्व पे भी हमने काम किया है। हो सकता है इनसे इन फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे आए हो, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं। डीएवी कॉलेज, सॉरी, डीएवी कॉलेज हो गया हमारा, ठीक है। दून स्कूल या दून कॉलेज, उत्तर भारत का पहला रजिस्टर स्कूल इसे बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन वाला स्कूल, ठीक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई। बैरिस्टर सतीश रंजन दास, ठीक है।
दून स्कूल की स्थापना 1935 में हुई। ये पूरे भारत का पहला रजिस्ट्रेशन वाला स्कूल था, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्कूल का हुआ पूरे भारत में। इसकी स्थापना बैरिस्टर सतीश रंजन दास ने की थी, ठीक है। इनका उद्देश्य था कि भारत में, यानी कि खासकर देहरादून वाले जो क्षेत्र है वहां पर अंग्रेजी की जो स्किल है, अंग्रेजी का जो माध्यम है वो और बेहतर हो सके, और हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा दीक्षा ले सके, वो ब्रिटिश काल से टक्कर ले सके। इनका उद्देश्य ये था। इस उद्देश्य से इन्होंने दून स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा हम लोग फॉरेस्ट FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे काम करते हैं। एक होता है FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हम लोग कहां करते हैं, पुलिस थाने में, ठीक है। एक है FRI, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, आर को हम लोग आगे पीछे देख लेते हैं। तो इसका तरीका ये है कि हम लोग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहें, ना कि फॉरेस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहोगे तो सिर्फ थाने में होती है, जिसे FIR बोलते हैं, ठीक है। और FRI जो है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देखिएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारे यहाँ एक संस्थान है, और आज के लिए लास्ट है, लिख लीजिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि फिर से आप लोग कहीं माइक तो ऑन नहीं किए हुए हो, एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। किसी को कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? किसी ने माइक तो नहीं खोला हुआ है? बताइए। नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सर? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिएगा, FRI की बात करते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम लोग बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस सीरीज में हम लोग जो करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं पे जो है, ठीक है, हिस्सेदारी करेंगे। और अब से जो रहेगा हमारा स्कूल बहुत स्किल जो रहेगा, सॉरी, हमारा जो स्किल रहेगा वो बहुत बड़े पैमाने वाला रहेगा। हम लोग जो है उत्तराखंड का क्वेश्चन होगा तो उसको हर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो है, अब मैं पहले मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरी स्किल है उस स्किल में मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब पर्टिकुलर क्वेश्चनों पे हमला नहीं करूंगा। अब जो पकड़ूंगा एक टॉपिक, उसकी मतलब खाल खींचने वाली बात है ना, वो करूंगा, ठीक है। क्योंकि उससे तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, मेरी भी अच्छी होगी, आप लोगों की भी स्किल अच्छी बनेगी, और आप लोगों को समझ में भी आएगा कि ये टॉपिक ऐसे मर्ज है और पहले का इतिहास इससे ये है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और सारे के सारे जितने 1 अरब 10 अरब न्यूरॉन्स होते हैं उनको अभी एकाग्रित रखें, और बिल्कुल यहां पे कोशिश करें कि 90% आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी बात करते हैं। इसकी देखिएगा, इसकी स्थापना के पीछे 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक ब्रैंडिस डिट्रीच, बड़ा अजीब नाम है, ब्रैंडिस डिट्रीच, ये भारत के प्रथम वन महानिदेशक नियुक्त हुए 1865 में, ठीक है, ठीक है, ब्रैंडिस डिट्रीच। इनकी सिफारिश पे ही, याद रखिएगा, इनकी सिफारिश पे ही उत्तराखंड में FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। समझ में आया? 1865 में इनको भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक जो है वो घोषित किया, मतलब बनाया गया था, घोषित नहीं बनाया गया था, ठीक है। अब देखिएगा, इनकी सिफारिश पे 1878 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फॉरेस्ट 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चल के 1884 में, हर डेट इंपोर्टेंट है, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। आगे जाके 1884 में इसके आगे नाम के आगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च रखा गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, ठीक है, रिसर्च नहीं, अनुसंधान बाद में जोड़ा गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रखा गया 1884 में, अनुसंधान नहीं, याद रखिएगा, रिसर्च नहीं,
याद रखिएगा, इसे नेगलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1884 में इसके आगे इंपीरियल शब्द जोड़ा। 1906 में इसको अनुसंधान से जोड़ दिया गया, अनुसंधान यहां पे आएगा रिसर्च, और इसको दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहां पे इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इसे नाम दिया गया, अगर आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आया 1884 में। तो 1878 में इसकी स्थापना की गई। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। ब्रैंडिस डिट्रीज जो थे, उनकी सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई। 1884 में इसके आगे इंपीरियल शब्द जोड़ा गया और इसको नाम दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1906 में इसको अनुसंधान से जोड़ा गया और इसका नाम पड़ा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब क्या हुआ 1914 में क्या हुआ, इसके कामकाज ज्यादा हो गए और इसकी एक शाखा चांदबाग में खोली गई 47 एकड़ में। एग्जैक्ट पोजीशन बता देता हूं, ठीक है। 47 एकड़ में 1914 में इसकी एक शाखा खोली गई। क्वेश्चन आ सकता है कि एफआरआई की जो शाखा है चांदबाग में कब खोली गई थी, 1914 में, ठीक है। इसके कामकाज ज्यादा बढ़ गए थे इसलिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे आजादी के बाद इसका नाम, ठीक है, फिर रखा गया एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वर्तमान नाम है ये आजादी के बाद आया, ठीक है। और आजादी 1906 से आजादी तक क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आजादी के बाद फिर से हमने एफआरआई रखा इसका नाम। इतना समझ में आया। देखिएगा इसका जो डिजाइन है वो ब्लूमफील्ड थे, इसके वास्तुकार माने जाते हैं ब्लूमफील्ड को, ठीक है। इसका जो है वो वास्तुकार माना जाता है। आगे देखिए इसमें जो 1878, 1884, 1906 में ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं थी इस टाइम पे इनके पास, ठीक है। बाद में 1914 में जब चांदबाग में इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा, उसके बाद थोड़ा आभास हुआ क्यों ना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है पूरे भारत में, इसके लिए कोई परमानेंट बिल्डिंग का सॉल्यूशन सोचे। तो इस प्रकार से 1923 में इसकी नींव रखी गई, इस बिल्डिंग की 1923 में, 1923 में इसकी जो है नींव रखी गई, ठीक है। और 1923 में भारत में प्रमुख घटना बता दूं, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में। और 1914 जो चांदबाग की बात बता रहा हूं, इसी टाइम पे एक और घटना हुई थी, लिखते रहिएगा, कामागाटा मारू जो एक जहाज था वो घटना हुई थी, कामागाटा मारू वाली, ठीक है। ये घटना किससे थी कि जो कनाडा सरकार थी, वहां की सरकार ने एक टाइम पे इंडियन के लिए जो है अपने यहाँ एंट्री बंद कर दी और 1914 में कुछ टाइम के लिए खोल दी। और राम गुरु दत्त नामक एक यात्री था, वो 351-76 के आसपास में व्यक्तियों का बेड़ा जो है वो वहां लेके जाता है कनाडा। और जैसे ही कनाडा पहुंचता है वैसे ही ऑर्डर निकल जाता है कि भैया भारत के आदमी फिर नहीं आ सकते। जब निकला ना वो, उस टाइम पे ऑर्डर आ गया था कि आ सकते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचा एक आध महीने बाद, क्योंकि उस टाइम पे रेल हेल तो थी नहीं, हवाई जहाज नहीं थे, तो वो पानी के जहाज के माध्यम से पहुंचा। जैसे ही 1 महीने बाद पहुंचा, जैसे ही कनाडा में उतरने वाले थे, वैसे ही कनाडा सरकार द्वारा ऑर्डर निकाल दिया गया, अब कोई भारतीय हमारी जमीन पे एंट्री नहीं करेगा। तब जब वो बंगाल आए, तो बंगाल आकर वो जितने भी यात्री थे वो बहुत उग्र हो चुके थे, अंग्रेजों के साथ उनकी हाथापाई हुई। ऐसी स्थिति में क्या हो गया था, कुछ लोग वहां पे मारे गए, इसीलिए उसे कामागाटा मारू जहाज प्रकरण बोला जाता है। 1914 में हुआ था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 1923 में मैंने आपको बताया था एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी बिल्डिंग की नींव पड़ी। और 1923 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 1930 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों बने, क्योंकि वो लोग कांग्रेस से अलग जाके उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 7 नवंबर 1929 को तत्कालीन जो वॉयस रॉय थे वो कौन थे बताइएगा, लॉर्ड इरविन तत्कालीन टाइम पे भारत में जो थे वो वायस रॉय थे। तो ये आए देहरादून और इन्होंने इसका उद्घाटन किया, किसका, जो हमारी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इस बिल्डिंग का। तो उद्घाटन नींव रखी गई 1923 में और उद्घाटन 7 नवंबर 1929 को इरविन द्वारा किया गया। यही क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे थे तो क्लियर हो गया। नींव 1923 की है और उद्घाटन 1929 का। नींव अलग है, नींव का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग हो रही है
और उद्घाटन का मतलब क्या है कि वो पूरा बनकर तैयार हो गया है, अब सिर्फ क्या करना है, ओपन करना है। समझ में आया? ठीक है, चलिएगा आगे कुछ फैक्ट पढ़ते हैं इसके बारे में और। ठीक है, 1991 में यूजीसी ने सिफारिश की, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी ने सिफारिश की किसको? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, कि भैया जो एफआरआई है उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। अब आपको ये भी समझ में आ गया डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए क्या प्रोसेस रहती है। पहले यूजीसी आवाज उठाएगा, ठीक है, हाँ, पहले सबसे पहले हम यूजीसी को इन्फॉर्म करेंगे, यूजीसी आएगा, यूजीसी हमारी कार्य प्रणाली देखेगा, उसके बाद अगर वो संतुष्ट हो गया हमारी कार्य प्रणाली से तो उसके बाद वो एक प्रस्ताव बना के किसे भेजेगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। और फाइनली मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसमें जो है सहमति देता है, माध्यम यूजीसी के माध्यम से सिफारिश की जाती है, और अंतिम मुहर कौन लगाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को यही जो मंत्रालय है वो संभालता है। ठीक है, तो 1991 में इसे डीम्ड जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2006 में इसकी प्लेटिनियम जुबली वर्ष मनाया गया, क्योंकि 1906 में इसको रिसर्च से जोड़ा गया था। तो आप बोलोगे कि 1878 में हो गया है प्लेटिनियम जुबली, तो भाई साहब क्या कहते हैं 75 साल 100 साल में मनाया जाता है। तो 1878 में स्थापना हुई थी, प्लेटिनियम जुबली 100 साल में मनाई जाती, तो 1978 में क्यों नहीं बनाई गई? मैं आपको बता दूं 1906 में क्या जोड़ा गया, मैंने आपको बोला अनुसंधान, रिसर्च जोड़ा गया था, इसीलिए इस रिसर्च वर्तमान में भी रिसर्च है, इसीलिए 1906 से 2006 में रिसर्च के माध्यम से ही इसने क्या किया? प्लेटिनियम जुबली वर्ष अपना मनाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी देखिएगा हम लोग जो है अपने YouTube में भी ये लेक्चर डाल देंगे, और आई होप कि आप लोग इस लेक्चर का बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब एंजॉय के माध्यम से पढ़े, और जो भी मैंने पढ़ाए हैं वो सब फैक्ट याद कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को और मदद दे सकूं, ठीक है, और अच्छी तरीके से टॉपिकों को आपके सामने रख पाऊं, उनसे अच्छी डील कर पाऊं, और आप लोगों की जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें मैं आई होप कि आपका जो एक माध्यम है, बोलते निकलने का माध्यम, वो बन सकूं, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उत्तराखंड हम इतने में ही जो है वो रोकते हैं। ठीक है, इसमें ये पढ़ें। ठीक है।